नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ का यह छठा वीडियो है। 5 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जो मेरे नए साथी हैं, जो यह पहली बार मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन मेरे नए साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, हमने यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने हेतु भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ को लॉन्च किया है, जिसके तहत हम भारतीय संविधान के एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसी के तहत 5 वीडियो, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, और इसके पश्चात यह छठा वीडियो है जिसमें हम आगे के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग उन 100 क्वेश्चनों को भी पढ़ लीजिए, वीडियो आप देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। मेरे साथियों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोगों से मैंने एक बात कही थी कि हम बहुत जल्द इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज़ को भी लॉन्च करेंगे। यानी जिस प्रकार से हमारी भारतीय संविधान की मेगा सीरीज़ चल रही है, उसी प्रकार से हम भारतीय भूगोल की भी मेगा सीरीज़ को लेके आएंगे। और इसी के तहत मैंने आप सभी लोगों से क्लास का समय पूछा था कि हाँ, आप सभी लोग किस समय वह क्लास लेना पसंद करोगे। तो आप में से अधिकांश मेरे साथियों ने सुबह 11 बजे का टाइम मुझे बताया है। तो मेरे साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 27 अप्रैल सोमवार से सुबह 11 बजे आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। यानी आप 11 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा और 11 बजे हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, वो इंडियन ज्योग्राफी हम इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपके 90% सिलेबस को हम कवर कर देंगे। यानी आप देख लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें से हम मेगा सीरीज के माध्यम से 90% सिलेबस को कवर कर रहे हैं। बहुत ही क्वालिटी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। डिटेल में आप लोगों को मैं वहां पर हर एक क्वेश्चन को क्लियर करवाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में। इसलिए आप सभी लोग ज़रूर सोमवार से ज्योग्राफी की क्लास लीजिएगा। और साथियों, हमारी जो इंडियन अभी जो वर्तमान में जो संविधान की क्लासेस चल रही हैं, ये क्लासेस चलती ही रहेगी, ये बंद नहीं हो रही हैं। शाम को 6 बजे जो चल रही है वो चलती रहेगी, और 11 बजे हम एक नई क्लास लॉन्च कर रहे हैं जो रहेगी भारत के भूगोल की। तो आप ज़रूर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करो। और साथियों, एक चीज़ और कि आप लोग अगर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपने हमें अधूरे मन से साथी बनाया है। साथियों, आप लोगों को बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन को आप जब प्रेस करते हो तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। आप देखिएगा कि हमारे चैनल जो है शिक्षा ओशन का, वहां पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, और सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन का भी बटन है। ठीक है, जैसे घंटी जैसा निशान आप लोगों को दिख रहा है, उस घंटे जैसे निशान को आप दबा दीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी शिक्षा ओशन पे कोई वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि क्लासेस चल रही है। उन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब तो कर रखा है, किंतु बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है। इस वजह से उनको पता नहीं चलता है। तो आप सभी लोग अपने मित्रों को भी बताया कीजिए कि क्लासेस चल चुकी हैं। शिक्षा ओशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, और जब आप शिक्षा ओशन को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, तो उनको बेल आइकन प्रेस करने की भी ज़रूर बोलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तो साथियों, 11 बजे हम सोमवार के दिन मिलेंगे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस को पढ़ेंगे। शुभारंभ करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की हम सोमवार से। दिन भी बहुत अच्छा है, तारीख भी बहुत अच्छी है, समय भी बहुत अच्छा है। मेरे साथी, जितने भी साथी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आपका टीचर भी बहुत अच्छा है, यानी सब कुछ अच्छा है। तो जब सब कुछ अच्छा होता है तो परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए आप सभी लोग ज़रूर क्लासेस लीजिएगा। और एक चीज़ और मेरे साथियों, आप सभी लोग अपने साथियों को भी, अपने मित्र जो हैं उन मित्रों को भी ज़रूर लाइएगा। ज़रूर उनको ज़रा लेके तो आओ, उनको एक वीडियो तो दिखाओ, संतुष्ट हो जाएंगे साथियों। इसलिए आप सभी लोग उन तक हमारे इन वीडियो को पहुंचाइएगा, लिंक शेयर करिएगा, शिक्षा ओशन को शेयर करिएगा, उनको बताओ कि 11 बजे से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो हम सोमवार को इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की मेगा सीरीज का यह छठा वीडियो है। तो मेरे साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन की जो फेसबुक पेज की जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर जाके आप सभी लोग शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथियों, आप सभी लोग शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए।
आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, वीडियो के पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथियों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप सभी के स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रही है। इस लिंक पर जाकर आप सभी लोग शिक्षा ओशन के ब्लॉग का विजिट कीजिए, जहां पर हमने हमारे मेगा सीरीज के क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल करवाए हैं और ज्योग्राफी के भी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे। हम जो भी पढ़ाएंगे उन सब के पीडीएफ आप लोगों को देंगे, यानी साथ में स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए आप ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। हम आपकी तैयारी पूर्ण रूप से ऑनलाइन करवा रहे हैं, किसी प्रकार से आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिना टेंशन लिए निश्चिंत होकर हर एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए जहां पर शिक्षा ओशन लिखा हो। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो में मेरी विभिन्न कक्षाओं की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी, जहां पर मैंने भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल, भारतीय संविधान, भारतीय प्राचीन भारत का इतिहास, अनेकों क्लासेस के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और उन सब की वीडियो की लिंक भी आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की क्लासेस के भी वीडियो अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैथ की क्लासेस के भी वीडियो की लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारी इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, तो बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन के पहले क्वेश्चन और भारतीय संविधान की मेगा सीरीज के 101वें क्वेश्चन की। हम 100 क्वेश्चनों को पढ़ चुके थे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 101वां क्वेश्चन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 101वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हम डिस्कस करते हैं और फिर इसके उत्तर पर पहुंचते हैं। प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आज़ादी से पहले शासन अंग्रेजों का था। अंग्रेज विभिन्न अधिनियम यानी कानूनों के माध्यम से भारत में शासन करते थे और उसी के तहत एक कानून था 1919 का, जिसे कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो कहा जा रहा है के अनुसार, इस कानून के अनुसार राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल क्या था। यानी अंग्रेजों के समय जो भारत में राज्य परिषद थी, ठीक है, और विधान परिषद थी, ये सभी आपके विधायिका हुआ करती थी जो नियम कानून का निर्माण करती थी। ठीक है, कौन कौन? राज्य परिषद और विधान परिषद। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि उन राज्य परिषद और विधान परिषद का कार्यकाल कितना हुआ करता था, किस अधिनियम के अनुसार? 1919 के अधिनियम के अनुसार। तो प्रश्न आप लोगों को समझ में आया ना दोस्तों? प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है। प्रश्न जिस व्यक्ति ने समझ लिया है उसने आधी जंग जीत ली है, बस आधी जंग और जीतनी है। और जिस व्यक्ति ने प्रश्न को समझा है और जिसने आधी जंग जीती है वही पूरी जंग जीतता है। याद रखिए, तुक्का नहीं मारना है, प्रश्न को समझना है, फिर उसका उत्तर लगाना है। तो प्रश्न क्रमांक 101 के ऑप्शन को हम देख लेते हैं। 5 वर्ष 5 वर्ष, यानी राज्य परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष। फिर बी वाला ऑप्शन है कि राज्य परिषद का कार्यकाल हो सकता है 3 वर्ष, जबकि विधानसभा का कार्यकाल हो सकता है 5 वर्ष। सी वाला ऑप्शन कहता है कि 3 वर्ष 5 वर्ष, यानी आपके विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। और फिर डी वाला जो ऑप्शन है वो कहता है कि राज्य जो परिषद है उसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल होगा 3 वर्ष। अब इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, यानी आपके जो राज्य परिषद हैं, इस राज्य परिषद का कार्यकाल था 5 वर्ष और विधान परिषद जो है
इस विधान परिषद का कार्यकाल है 3 वर्ष। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 101 का राइट आंसर हो गया डी वाला। चले अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 102 पर। अब प्रश्न क्रमांक 102, भारतीय संविधान के अनुसार, प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। अब ये जो प्रश्न है ना, बहुत कंसेप्ट भरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छे कंसेप्ट इसके पीछे लगते हैं और एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक टॉपिक है जो आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उससे पहले हम जान लेते हैं अखिल भारतीय सेवाएं किसे कहते हैं। तो अब इस शब्द को आप लोग बहुत सी बार इस शब्द को सुनेंगे, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप ये शब्द सुनते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय का मतलब होता है संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की सेवाएं, जस्ट लाइक यूपीएससी में आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये कहलाते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो सुनो ध्यानपूर्वक। भारत में इसकी शुरुआत सामान्यतः भारतीय संसद करती है, भारतीय संसद नियम और कानून का निर्माण करती है और भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा आती है। अब दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों में शक्तियों के आधार पर देखें तो लोकसभा मजबूत है राज्यसभा के मुकाबले। ठीक है, लोकसभा मजबूत हो गई राज्यसभा के मुकाबले, किंतु कहीं कहीं पर यह भी देखा जाता है कि राज्यसभा एक तरफा मजबूत है लोकसभा से। ठीक है, यानी कहीं किन्हीं किन्हीं विषयों में आपकी राज्यसभा मजबूत दिखाई देती है लोकसभा के मुकाबले, और वह एक विषय है अखिल भारतीय सेवाओं में। यानी अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, यानी नई पोस्ट बनानी है पूरे भारत के प्रशासन के लिए। ठीक है, तो उस पोस्ट बनाने का कार्य किया जाता है आपके राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राज्यसभा के द्वारा ही आपके अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण या गठन किया जाता है। और यह बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में कही गई है। ठीक है, 312 भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। तो अब प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप खुद मुझे बताइए दोस्तों कमेंट करके। जब आप लोगों को मैंने ये पूरी बात बताई है तो मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या राइट आंसर लोकसभा होगा, राज्यसभा, या भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग, या अंतर्राज्यीय परिषद? राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों ने अगर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो आपने बी वाला ऑप्शन लगाया होगा। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हो तो आपने शायद ए वाला लगाया होगा, सी वाला लगाया होगा या डी वाला लगाया होगा, किंतु ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो आपने राज्यसभा लगाया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका बी वाला, 102 का राइट आंसर बी वाला। ठीक साथियों, चले अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 103। सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में अधिकार में शामिल अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी मेगा सीरीज में। बस अंतर यह है कि प्रश्न घुमा फिरा के सामने आया है। बस हमसे प्रश्न यही कह रहा है कि वह कौन सा आर्टिकल है जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन है आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30। ठीक है, तो मेरे साथियों इसका सीधा आंसर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में ही वर्णन किया गया है आपके शैक्षिक संस्थाओं का, वो भी अल्पसंख्यक के शैक्षिक संस्थाओं का। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो राइट आंसर है वह आपका डी वाला ऑप्शन है। 30 राइट आंसर है दोस्तों इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 104। बहुत अच्छा प्रश्न आप सबके सामने आने वाला है दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट है। ठीक है, उस कमेंट के बारे में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए।
हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न क्या है? हमें एक पल भूलना नहीं चाहिए। यह कम से कम बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अधिकार है, जिसके बिना वह नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निर्वाह नहीं कर सकता है। ये कमेंट है। फिर प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने शिक्षा का अधिकार के बारे में यह प्रसिद्ध बयान दिया था? यानी वह व्यक्ति कौन है जिस व्यक्ति ने शिक्षा के अधिकार के तहत यह कमेंट किया था, यह शब्द बोले थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आप लोगों इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। ठीक है, कमेंट है, शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा के अधिकार के तहत इसको बोला गया था। किस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है? ऑप्शन के रूप में आपके 4 व्यक्ति आपके सामने हैं, उनमें से वह कौन था जिसने यह कमेंट कहा था? प्रश्न के आधार पर अगर हम देखें तो अधिकांश बच्चे, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चुनाव करेंगे। ठीक है, किंतु यह कमेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं है। फिर बहुत सारे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी चुनाव करेंगे, तो मैं उनको बता दूं कि यह कमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी नहीं है। कुछ बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ चुनाव करेंगे, तो दोस्तों वोट राजेंद्र प्रसाद को भी मत दीजिएगा क्योंकि वो भी गलत हैं। और राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सी वाला इसका राइट आंसर है। भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उन्होंने ही यह कमेंट किया था। क्लियर साथियों? चले जी, तो प्रश्न क्रमांक 104 का राइट आंसर सी वाला। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना तो अच्छी बात है। अब आप सोचोगे सर अगर हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे तो इसमें अच्छी बात क्या है? अरे मेरे साथियों, आप प्रयास तो कर रहे हो, प्रयत्न तो कर रहे हो। देखो, जीवन काल में गलतियां होना स्वाभाविक है। गलतियां होगी और सुधार होगा। गलतियां होना भी प्राकृतिक है और सुधार करना भी प्राकृतिक है। व्यक्ति अगर पहले सुधार कर लेता और बाद में गलतियां करता तो ये भी संभव है, और पहले अगर गलती करके फिर सुधार करता तो ये भी संभव है। यानी मानो कहीं ना कहीं तो गलती करेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर गलती करो और आप एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर गलती न करो। ठीक है, अगर आपने आज प्रयत्न नहीं किया और आज आप लोगों ने गलती नहीं की तो निश्चित तौर पर दोस्तों परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर आप गलती करोगे, क्योंकि मानव को कहीं ना कहीं जाकर तो गलती करनी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ गलती कर लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, उल्टा यहाँ से सुधार होगा। अगर आपने परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर जाकर गलती कर दी तो वहाँ पर सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है, अटेम्प्ट गिने जाते हैं। ठीक है, आपका सपना आपसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि यहीं पर गलती की जाए। ठीक है, तो गलती हो रही है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, गलती होने दो, सुधार मैं करूँगा। ठीक है, आप मेरा साथ देते रहिए, मेरे साथ अपनी पढ़ाई को करिए। ठीक है, चले जाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 105। प्रश्न क्रमांक 105, सरकार की सभी शक्तियां और सभी प्राधिकरण, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक लोगों से व्युत्पन्न होते हैं, जो इसका उपयोग इस संविधान के अनुसार या उसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रमंडल में किया जाएगा। ठीक है, एक कमेंट है। ठीक है, और ये कमेंट है यानी ये बताया गया है। ठीक है, तो वो क्या है ज़रा एक बार और आप पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्या कहा जा रहा है? सरकार की सभी शक्तियां और सभी अधिकार, और वह अधिकार कौन कौन से होंगे? विधायी अधिकार, प्राधिकरण का मतलब अधिकार। ठीक है, आपके विधायी अधिकार, कार्यकारी अधिकार या न्यायिक अधिकार, जितने भी अधिकार होंगे वे सभी अधिकार का उपयोग संविधान के अनुसार होंगे। ठीक है, किसके होंगे? संविधान के अनुसार किए जाएंगे। अब ये तो जानकारी हमें दी हुई है। प्रश्न ये है कि उपयुक्त लेख में निम्नलिखित में से लिया गया, यानी यह जो लेख है, ये जो आर्टिकल हैं, ये जो थॉट जो हमारे सामने हैं, यह कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है,
कहाँ से लिए गए हैं, जिसे कुछ विद्वानों द्वारा भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा गया है। यानी कुछ लोगों ने इस कथन को, ये जो कथन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कथन जो लेजर जहाँ जहाँ जा रही है, पूरा कथन जो आप देख रहे हैं ना, ये कथन को कुछ विद्वानों ने भारत के राष्ट्रमंडल का संविधान कहा है। प्रश्न सिर्फ ये है हमारा कि ये जो पूरा कथन है, जिसको मैंने पढ़कर, जिसको मैंने आपको समझाया है शॉर्ट में, यह कथन कहाँ का है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, नेहरू रिपोर्ट का, वैकल्पिक प्रस्ताव का, या आपके स्वराज पार्टी के प्रस्ताव का। किसका यह लेख है? तो मेरे साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 का यह लेख नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसका निर्माण आपके किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जबकि ये जो पूरा जो कथन है यह भारतीयों द्वारा बना था। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। स्वराज पार्टी का प्रस्ताव ये नहीं था, वैकल्पिक प्रस्ताव ये नहीं था। ठीक है, राइट आंसर इसका नेहरू रिपोर्ट है, जो वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी। और मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों कि अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज दिया था कि आप हमें संविधान बना के बताइए। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान नहीं बना सकते। इसी उद्देश्य को या इसी बात को लेकर मोतीलाल नेहरू ने आपके एक संविधान बनाने की कोशिश की थी और एक संविधान बनाकर उन्होंने अंग्रेजों के सामने रखा था। और उसी संविधान को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, और उसी नेहरू रिपोर्ट का यह पूरा कमेंट है। तो प्रश्न क्रमांक 105 का राइट आंसर बी वाला, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है साथियों, चले दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 106 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? यानी हमारे सामने यह 4 आर्टिकल हैं और इन 4 आर्टिकलों के माध्यम से हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिट होता क्या है। रिट का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। ठीक है, और यह आदेश या रिट जारी की जाती है व्यक्ति के अधिकारों के लिए। ठीक है, व्यक्ति के अधिकारों के लिए। भारतीय संविधान में आपके जो अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार या अन्य जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपके न्यायपालिका को दी है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये प्रदान की गई है। यानी व्यक्ति के जितने भी मौलिक अधिकार या अन्य अधिकार होते हैं, उनकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपके रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी करता है। किंतु दोस्तों, हाई कोर्ट को स्पेशल पावर एक आर्टिकल के तहत दी गई है। यानी हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत भी आपके रिट जारी कर सकता है, किंतु हाई कोर्ट आपके आर्टिकल 226 के तहत भी आपके रिट जारी करता है। ठीक है, और हमसे पूछा गया उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट रिट जारी करता है, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 106 का राइट आंसर हो जाएगा 226। क्लियर मेरे साथियों? अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 107, भारतीय मामलों की भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी कौन हैं? ठीक है, यानी भारतीय जो मामले हैं, ठीक है, उन मामलों में एक परिषद थी, भारतीय परिषद। ठीक है, तो उस भारतीय परिषद के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं या कौन माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो दोस्तों, राइट आंसर है इसका उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति ही आपके भारतीय परिषद के पूर्व पदाधिकारी माने जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 107 का राइट आंसर बी वाला। प्रश्न क्रमांक 108 बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़िए आप लोग।
भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यानी ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर से संबंधित है, ठीक है, हमारे देश के कैलेंडर से संबंधित है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि भारत का भी एक कैलेंडर है जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, और उसी राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में हमें कुछ कथनों पर ध्यान देना है। पहला कथन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक युग पर आधारित है। भारतीय इतिहास का एक युग था शक, ठीक है, कुषाण युग, ठीक है। तो शक युग पर आधारित है जिसकी तिथियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार हैं। दूसरा है चैत्र शुक्ल जिस पर नया साल शुरू होता है, हर साल 21 या 22 मार्च को हमेशा आता है। एक लीप वर्ष में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत 6 महीने 31 दिनों के हैं। तो मेरे साथियों, आप क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से आपका जो कैलेंडर है राष्ट्रीय कैलेंडर, यह नॉर्मली लागू नहीं होता है, इसलिए इसकी जानकारी बहुत कम होती हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारियाँ दे दूं कि ये तीनों जो कथन हैं, ये तीनों कथन आपके शक संवत से संबंधित ही हैं। यानी आपके शक युग पर आधारित भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर है, और इस प्रश्न में जितने भी कथन दिए हुए हैं वो कथन सभी सही हैं। तो परिणाम स्वरूप प्रश्न क्रमांक 108 का जो राइट आंसर है वह है 1, 2 और 3, यानी डी वाला इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोग इन तीनों जो कथन हैं उन तीनों कथनों को नोट कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में याद रखने में आसानी हो, क्योंकि ये तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को लेकर। चले मेरे दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भारत ध्वज संहिता। भारत ध्वज हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उससे संबंधित कुछ नियम हैं, उस नियम की किताब को कहते हैं भारत ध्वज संहिता, ठीक है। तो प्रश्न है भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। यानी भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार आपके कुछ जो मानक हैं उन मानकों का निर्धारण करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, यानी उन मानकों को निर्धारित गृह मंत्रालय करता है, विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट या भारत मानक ब्यूरो। उन मानकों का प्रभारी किसे माना गया है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार ही हमें दिख रहा है कि मानक हैं और मानकों का प्रभारी हमसे पूछा क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है गृह मंत्रालय तो किसी भी दशा में नहीं होगा, विदेश मामले से संबंधित तो है नहीं तो ये भी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, किंतु यहाँ पर मानक ब्यूरो ज़रूर है। तो प्रश्न क्रमांक 109 का राइट आंसर डी वाला होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 109 का राइट आंसर है डी वाला। चले साथियों, अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 110 की। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की थी, ठीक है। यानी वह लास्ट ईयर कौन सा था जब आपका सुप्रीम कोर्ट आपके संसद भवन में पूरा कार्य कर रहा था, ठीक है। प्रश्न आप लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, तो प्रश्न को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देता हूँ ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आए। देखिए मेरे साथियों, बात कुछ ऐसी है कि 1935 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या नाम था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। फिर उसके पश्चात इस कानून के तहत 1937 में, कब? 1937 में सुप्रीम कोर्ट नामक एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट एक अस्तित्व में आई कब? 1937 में। किस कानून के तहत? 1935 के कानून के तहत। जब 1937 में यह आपके अस्तित्व में आई तो इसका पूरा कार्य करने के लिए जो कार्यालय था वह कार्यालय आपका बनाया गया संसद भवन।
किसे बनाया गया? संसद भवन। यानी पूरा न्यायालय कहाँ पर बैठता था? संसद भवन में बैठता था। संसद भवन में एक चेंबर था जिसका नाम है प्रिंस के चेंबर। ठीक है, प्रिंस के चेंबर में यह आपका पूरा कार्यालय स्थापित किया गया था, यानी न्यायपालिका वहाँ पर बैठा करती थी। ठीक है, 1937 से। किंतु जब देश आज़ाद हो गया, ठीक है, देश आज़ाद होने के बाद संपूर्ण तरीके से न्यायपालिका आपके अधीन आ गए भारतीयों के और भारतीय संविधान के। तत्पश्चात जाके दोस्तों आपके 1950 में आपके जो संसद भवन है उस आपके जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका पूर्ण रूप से आपके अधीन आ गई। किसके तहत? भारतीयों के तहत। फिर उसके पश्चात दोस्तों हमारी इस न्यायपालिका के लिए एक दूसरा परिसर बनाया गया। ठीक है, पहले तो वो अंग्रेजों के तहत आपके संसद भवन में चल रही थी, किंतु 1950 में जब पूर्ण रूप से भारतीयों के अधीन आ गई तब भारतीयों ने इस न्यायपालिका के लिए एक अलग से परिसर का निर्माण करने की सोची और वह परिसर बना आपका 1958 तक। कब बना? 1958। जो अभी आप जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का फोटो देखते हो ना, ये बना आपके 1958 तक। ठीक है, तो फिर जाके आपका 1958 में इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पर? आपके नए परिसर में। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप बात कुछ ऐसी है कि आपके 1937 से 1958 तक यह जो सुप्रीम कोर्ट थी यह चलती थी आपके संसद भवन में, और 1958 के बाद इसका एक नया परिसर बन गया जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि वह कौन सा वर्ष है जब तक यह आपके संसद भवन में चलती थी। तो वह वर्ष आपका 1958 है कि नहीं है? तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 110 का राइट आंसर हो गया डी वाला। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, चले अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 111 पर। तो 111 पर प्रश्न को हम चर्चा करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है साथियों, आप लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा। तो आप तुरंत क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम 111वां क्वेश्चन। प्रश्न है, विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? यानी वह कौन सा कानून है जिस कानून के तहत विवाद समाधान पैनल बनाया गया? ठीक है, पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेते हैं, फिर उसके पश्चात मैं इसके बारे में बताता हूं कि विवाद समाधान पैनल होता क्या है। ठीक है, अगर इस प्रश्न के उत्तर पर अगर हम चलें तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा बी वाले, यानी आयकर अधिनियम 1961 के तहत विवाद समाधान पैनल बनाया गया था। अब ये विवाद समाधान पैनल क्या है? सुनो दोस्तों, इनकम टैक्स यानी आपका जो आयकर है उस आयकर के तहत अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं, यानी टैक्स को लेकर अनेकों विवाद उत्पन्न होते हैं सरकार के बीच और जनता के बीच। तो जनता और सरकार के बीच इन विवादों के समाधान करने के लिए भारतीय संसद में एक कानून लाया गया और उस कानून का नाम है आयकर अधिनियम 1961। और इसी कानून के तहत आयकर विभाग ने एक पैनल बनाया और उस पैनल का नाम है विवाद समाधान पैनल, जिसका कार्य होगा कि आयकर के अंतर्गत या टैक्स के अंतर्गत जिन जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का समाधान करना। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 111 का राइट आंसर हो गया आपका आयकर अधिनियम 1961। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 क्या है। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 यह कहता है कि जनता के बीच, सरकार के बीच किसी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न हो अन्य विषय को लेकर, तब मध्यस्थता और समझौता अधिनियम के तहत उसको समाधान में लाया जाता है।
सी वाला औद्योगिक विवाद अधिनियम, नाम से पता चल रहा दोस्तों कि उद्योगों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके तहत, इस कानून के तहत आपका समाधान किया जाता है। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन यानी ट्रेड यूनियन से संबंधित आपका यह कानून है, अंग्रेजों के ज़माने का कानून। किंतु प्रश्न हमसे विवाद समाधान पैनल का पूछा था, तो इसका राइट आंसर बी वाला है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न बहुत इजी है दोस्तों, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न है, महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, महिला आयोग जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है उसे कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, उपराष्ट्रपति या संसदीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि नियुक्त और नामांकित के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शपथ तो अगर अपन बात करेंगे तो शपथ तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, किंतु नामांकित के बारे में पूछा जा रहा है तो महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होंगे उनको वो जो जिनकी नियुक्ति करेंगे वह नियुक्ति करने का जो अधिकार है, नामांकित करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। तो प्रश्न क्रमांक 112 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनिएगा। आप सभी लोगों से उत्तर मैं तुरंत चाहूँगा। आप मुझे बताइएगा कि वर्तमान में महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है साथियों, चले अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 113 पर, 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? अब बात करते हैं कि योजना आयोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, चूंकि वर्तमान में योजना आयोग नहीं है, वर्ष 2014 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करती है। किंतु 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था योजनाओं का निर्माण करना। ठीक है, योजना आयोग का निर्माण क्या कार्य का था कि भारत में सरकारी योजनाओं का निर्माण करना, और इसी उद्देश्य के तहत 1950 में योजना आयोग की स्थापना की थी। किंतु वर्ष 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार के लिए प्लान को सोचना, जिसे हम कहते हैं सरकार का थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक कहलाता है, जो सरकार की नीतियों के बारे में सोचता है, यानी नई नई नीतियों को सोचकर सरकार को बताता है, जबकि निर्माण तो सरकार ही करेगी। हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या कैबिनेट। देखिएगा मेरे साथियों, योजना आयोग एक योजना है, ठीक है, और दूसरी बात, योजना आयोग गैर संवैधानिक है, यानी संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, अब इसके प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को चूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति गलत, संसद गलत, राइट आंसर कैबिनेट। यानी मंत्रिमंडल ने आपके 1950 में योजना आयोग की स्थापना करवाई थी, और जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता था आपके प्रधानमंत्री को, यानी जो भी प्रधानमंत्री होगा वह प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 113 का राइट आंसर हो गया आपका डी वाला, कैबिनेट। चले मेरे साथियों, अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक 114। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सबसे पहली तो चीज़ यही है कि संविधान का भाग 4 क्या है। तो संविधान का भाग 4 है डीपीएस, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल है आर्टिकल 43B। अब वह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण व्यापार केंद्र, सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत या वन विकास। तो मेरे साथियों, आर्टिकल 43 जो है यह संबंधित है सहकारी समितियों से। किससे? सहकारी समितियों से। तो प्रश्न क्रमांक 114 का राइट आंसर बी वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये। अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 115 की। प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बिल यानी एक विधेयक जो
निम्नलिखित में से किसके अर्थ और दायरे को प्रभावित करता है? संसद में केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। यानी एक कोई इन चारों में से कोई एक ऐसा बिल है, विधेयक है, जो विधेयक सिर्फ और सिर्फ आपके भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। ऑप्शन है विदेशी ऋण, निगम कर, कृषि आय पर कर या निर्यात कर। इनमें से वह कौन सा कर है जिसको घटाने, जिसको बढ़ाने, जिसको समाप्त करने या जिसको लागू करने के लिए बिल लाया जाता है संसद में? आपको मैं बता दूं, जितने भी टैक्स से संबंधित विधेयक होते हैं, ये सभी विधेयक आपके कहाँ पर आते हैं? भारतीय संसद में आते हैं। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा टैक्स से संबंधित या कर से संबंधित विधेयक हैं जो भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में आएगा। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका राइट आंसर निर्यात कर है, तो आप गलत सोच रहे हैं। फिर अगर आप लोगों ने विदेशी ऋण को सोचा तो भी गलत सोच लिया, निगम कर को सोचा तो भी गलत सोच लिया, किंतु कृषि आय पर कर आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर आपने सी वाला आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, कृषि आय पर कर अगर लगाना है, हटाना है, बढ़ाना है या लागू करना है, तो इससे संबंधित विधेयक संसद में तभी आएगा जब हमें मंजूरी लेनी होगी राष्ट्रपति की। ठीक है साथियों, चले दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 116 बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है, टू द पॉइंट है, हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेर्वुस अलाफस हुगल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? ठीक है, अलाफस हुगल किस प्रदेश का राजकीय पशु हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ही आपका सेर्वुस अलाफस हुगल यानी कश्मीरी बारहसिंगा आपका जम्मू कश्मीर का क्या है? राजकीय पशु है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 117 पर। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, यानी अटॉर्नी जनरल मतलब कि महान्यायवादी, भारत सरकार का एक वकील होता है आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त करता है। यानी इनमें से वह कौन है जिसकी योग्यता रखने पर अपने आप वह महान्यायवादी की योग्यता को प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो मेरे साथियों, महान्यायवादी जो होता है, इसे कानून का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यह भारत सरकार का वकील होता है। तो किसी भी एरे घेरे को तो हम भारत का महान्यायवादी नहीं बना सकते। जिसको कानून का संपूर्ण ज्ञान होगा वही तो बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि उसकी योग्यता कहाँ तक होनी चाहिए। तो मेरे साथियों, उसकी योग्यता बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तक। यानी अगर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तभी जाके वह क्या बनेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। तो प्रश्न क्रमांक 117 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 118 की। देश में न्यायिक प्रणाली एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी अप्रभावी रही है। यानी अभी वर्तमान में हमारी जो न्याय प्रणाली है, वह जो मामले हैं उन मामलों को जल्द निपटाने में असफल रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत में अभी ढेरों मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो हमारी जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, यह सिस्टम इतना काबिल नहीं है कि जल्द से जल्द उन पेंडिंग केसेस को निपटा सके। तो इस मामले में हमारा जुडिशियल सिस्टम फेल हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें ये जानकारी दे रहा है। अब उसके पश्चात क्वेश्चन ये है कि कौन सा भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक जो न्याय को तेजी करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो यह कहता है
कि आप जल्द से जल्द उन पेंडिंग केसों का निपटारा कीजिए। यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो यह कहना चाहता है, यानी उस आर्टिकल का नेचर या उसकी प्रकृति ये कह रही है कि आप जल्द से जल्द उन पेंडिंग केस को निपटाओ। ठीक है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। तो मेरे साथियों राइट आंसर है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 को देखें तो आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। मेरे साथियों जीवन जीने का अधिकार आपके न्यायपालिका के पेंडिंग केस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति का मामला चल रहा हो कोर्ट में और वह व्यक्ति जेल में है और कई वर्षों के पश्चात फैसला आता है और जिसमें यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति तो बेगुनाह है। मेरे साथियों जब यह फैसला आया तो कई वर्ष बीत चुके थे और इतने वर्षों तक वह व्यक्ति जेल में था, तो क्या उसके जीवन जीने के अधिकार का हनन होता है कि नहीं होता है? क्या वह अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाया है? क्या नहीं जी पाया है? आपको तो ज्ञात ही है दोस्तों, लोगों की उम्र गुजर जाती है न्यायपालिका के चक्कर लगाते लगाते, उनके जूते घिस जाते हैं न्यायपालिका के चक्कर लगाते लगाते, किंतु उनको न्याय नहीं मिलता है। आप मुझे बताइएगा कि व्यक्ति का जीवन में एक ही काम है क्या, कि न्यायपालिका के चक्कर लगाना? तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार को अतिक्रमित करता नहीं करता है। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल हमें यह कहता है, न्यायपालिका को यह कहता है कि आप जल्द से जल्द पेंडिंग केस का निपटारा कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 118 का राइट आंसर सी वाला होगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 119 पर। एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद राज्यों में से आधे से कम नहीं होने वाले विधानसभा द्वारा अनुमोदित होने की भी आवश्यकता होती है यदि वह संशोधन निम्नलिखित में से हो। यानी वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसका संविधान संशोधन राज्यों से आधे से कम यानी आधे से अधिक कम होने अनुमोदित, मतलब कि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो ऐसे संविधान संशोधन के तहत वो कौन सा विषय आता है? ऑप्शन दिया हुआ है, राज्य सूची में संवर्धित सूची में शिक्षा का हस्तांतरण, राज्य के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था में बदलाव, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्यवस्था में बदलाव। तो मेरे साथियों मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह पूरे ऑल इंडिया के लेवल पर होता है, जहाँ पर आपके राज्य की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अगर किसी भी रूप में आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में बदलाव कर रहे हैं और बदलाव करने का अधिकार संसद के पास है, तो उन बदलावों का अनुमोदन की आवश्यकता राज्य की विधानसभाओं को भी होगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस अनुसार प्रश्न क्रमांक 119 का राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब प्रश्न क्रमांक 120 पर चलते हैं और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। ठीक है, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो। आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है इसलिए। चले जी, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर उसकी प्रकृति को समझते हैं और फिर तत्पश्चात हम इसके उत्तर को निकालते हैं। प्रश्न, भारत में हज कमेटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि भारत में कमेटी जिसका नाम है हज कमेटी, जिसका उद्देश्य होता है कि भारतीय मुसलमानों को हज की यात्रा करवाना। ठीक है, पवित्र यात्रा मानी जाती है दोस्तों भारतीय मुस्लिम धर्म में हज की यात्रा। उनके धर्म में से एक मूल कर्तव्य मान लीजिए कि मूल कर्तव्य कहता है कि व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है कि हज की यात्रा करना। ठीक है, तो भारत में हज कमेटी हैं जो उनके अधिकारों और उनके मूल्यों की रक्षा करती हैं। उससे संबंधित ही हमारे सामने कुछ कथन हैं, ज़रा हमें ध्यान देना है। तो पहला कथन है, संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, पहला कथन ये। दूसरा, एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तीसरा,
केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो, पहला जो कथन है कि संसद के 3 मुस्लिम सदस्यों को भारत की हज समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर एक मंत्री भारत की हज समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता, यह कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों, कि कोई भी मंत्री आपके समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। फिर केंद्र सरकार को भारत की हज समिति के अध्यक्ष नियुक्ति करने का अधिकार है, बिल्कुल सही कहा। यह केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वह हज समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति करे, किंतु वह अध्यक्ष मंत्री नहीं होना चाहिए। तो इस अनुसार से कथन तीसरा भी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार सी वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी हज कमेटी से संबंधित तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो प्रश्न क्रमांक 120 का राइट आंसर सी वाला। ठीक है मेरे साथियों, चलिए तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने भारतीय संविधान की मेगा सीरीज के 6ठे वीडियो के 120 क्वेश्चनों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो मेरे साथियों, आप लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, मैं फिर से आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि हम 27 अप्रैल सोमवार के दिन सुबह 11 बजे इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी क्लास सुबह 11 बजे रहेगी। सोमवार से सुबह 11 बजे हम भारत के भूगोल के MCQs के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप वो क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और आप क्लास को मिस कर देंगे, जिससे नुकसान आप लोगों को होगा। इसलिए आप ज़रूर शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करते हैं कल शाम को 6 बजे। तो आप सभी लोग घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा और शिक्षा ओशन के साथ ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।